अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फराज़त अली डोगर और आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे, वो एक बहुत ही अहम मौजू है। ख़ास तौर पर हमारी जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, उसके अंदर ये बहुत बड़ा मसला है और वो है भूलने की बीमारी, ठीक है? जिसको हम डिमेंशिया भी कहते हैं, ठीक है? अब भूलने की बीमारी वैसे तो आजकल जैसे इन्फॉर्मेशन का फ़्लो बहुत ज़्यादा है, हमें रेस्ट का टाइम नहीं मिलता, स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, हर बंदे का कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो कम हो चुका हुआ है, अटेंशन स्पैन कम हो चुका हुआ है। तो भूलने के मसले वैसे भी रूटीन में बढ़ रहे हैं। लेकिन हम अभी जिस बीमारी के ऊपर बात कर रहे हैं उसको हम डिमेंशिया कहते हैं और ये जो डिमेंशिया की बीमारी है, वो ये ख़ास तौर पर जो ओल्ड एज ग्रुप है, जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनके अंदर ये बीमारी होती है और इनका इनिशियल ऑनसेट यानी सबसे पहले इसका आगाज़ कहाँ पर होता है, वो 65 साल की उम्र से ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है, ठीक है? जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास आ जाते हैं कि जी मुझे डिमेंशिया हो गया, क्या मसला हो गया? जी मैं भूलता हूँ, एज कितनी है? एज 30 साल है, एज 35 साल है, तो वो डिमेंशिया नहीं है, उसकी और वजूहात हो सकती हैं, उसके ऊपर मैं हल्का-सा उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी स्पेसिफिकली हमने इसके ऊपर बात करनी है। तो डिमेंशिया में होता क्या है? डिमेंशिया में ये है कि ब्रेन के हमारे दिमाग के कुछ हिस्से सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? अब एज ग्रुप जैसे-जैसे बढ़ती है कि जैसे हमारी पीक जो जिस्म की, दिमाग की परफ़ॉर्मेंस होती है, वो बिल्कुल जो एडल्ट एज है 25 ईयर्स उसमें होती है, फिर वो मेंटेन रहती है, फिर कुछ वक़्त गुज़रने के साथ-साथ फंक्शनैलिटी में जैसे बाकी जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, ऐसे दिमाग भी आहिस्ता-आहिस्ता श्रिंक करना शुरू हो जाता है, ठीक है? ये तो है नॉर्मैलिटी कि नॉर्मल एजिंग प्रोसेस में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन डिमेंशिया में क्या होता है कि वही जो सिकुड़ने की रफ़्तार है, वो नॉर्मल रफ़्तार से थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, ठीक है? अब जैसे और ख़ास तौर पर जो चीज़ें दिमाग के अंदर सिकुड़ती हैं, वो हिस्से सिकुड़ते हैं, जिनका ताल्लुक नंबर 1 या तो याददाश्त के साथ ज़्यादा होता है और दूसरा जिनका ताल्लुक सेल्फ़ कंट्रोल बिहेवियर के साथ ज़्यादा होता है। जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि जैसे में मैंने उसके अंदर कंट्रोल करना है। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जैसे कि एक ख़ास जैसे मेरे दोस्तों का अगर ग्रुप है तो उसमें वो बात खुल के कर पाऊँगा, फैमिली है तो वहाँ बात और कॉन्टेक्स्ट में होगी। ये जो सेल्फ कंट्रोल वाली चीज़ें हैं, जो इनहिबिट करती हैं, अंदर से जो अर्जेस उठ रही होती हैं, तो यहाँ पर यानी दिमाग का ये वाला हिस्सा इसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो इसके अंदर जो मेमोरी वाले हिस्से में और इन चीज़ों में डिक्लाइन आना शुरू होता है, ठीक है? तो ये है दिस इज़ कॉल्ड डिमेंशिया, ठीक है? अब इसकी भी एक तरतीब है, इस मेमोरी लॉस का भी एक सीक्वेंस है, इसके ऊपर हम समझते हैं अब यहाँ पर इसकी भी तरतीब से दोबारा। अब इस अब इस बीमारी में जो मेमोरी डिक्लाइन आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी हमें समझना है। 2 इश्यूज़ असल में आते हैं। पहला इश्यू क्या हो गया कि जो याददाश्त है, वो कमज़ोर होना शुरू होगी और दूसरा जैसे मैंने अभी बात की कि जिसमें बिहेवियर के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? कुछ बिहेवियर के इश्यू उस कंट्रोल की वजह से और कुछ मेमोरी के नीचे जाने की वजह से बिहेवियर के इश्यूज़ आते हैं। इन दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो मेमोरी में याददाश्त में फ़र्क पड़ता है, वो फ़र्क पड़ता है कि जो हमारी रीसेंट मेमोरी है, जो ताज़ा मेमोरी है, जो अभी की बात है वो पहले भूलती है, ठीक है? यानी यूँ समझें कि एक चीज़ स्टोर हो रही है, 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 एक चीज़ एक मेमोरी का पूल बन गया। जो डीजनरेशन प्रोसेस शुरू हुआ वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है? जो चीज़ पहले स्किल्ड डेवलप हुई है, जो चीज़ पहले मेमोरी में डेवलप हुई है वो पहले है, तो वहाँ तक डीजनरेटिव प्रोसेस बाद में जाएगा, ठीक है? तो अक्सर लोग आके कहते हैं, हम पूछते हैं कि याददाश्त कैसी है? याददाश्त तो बहुत अच्छी है, इनको तो पुरानी बातें भी याद हैं। तो पुरानी बातों का डिक्लाइन जो है वो बहुत एंड पे एडवांस एज में आता है। जो रिसेंट जो चीज़ें जैसे पुराना इवेंट सीक्वेंस जैसे आज से 10 साल पहले की बात, वो तो पड़ी उसकी एक-एक डिटेल से बता रहे होंगे। लेकिन अभी नाश्ता किया या नहीं किया ये भूल जाएँगे, ठीक है? अभी रिसेंट कोई वाक़या हुआ वो भूल जाएँगे, ठीक है? अब दिन, तारीख वो भूल जाएँगे, ठीक है? एक काम किया या घरवालों से कोई चीज़ माँगी, उन्होंने पकड़ा दी, दे दी, वो भूल जाएँगे दी या नहीं दी थी। अभी कोई बंदा मिलने के लिए आया तो वो भूल जाएँगे कि मुझसे मिल के गया या नहीं मिल के गया, ठीक है? तो जो बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो चूँकि रजिस्टर नहीं होगी, वो उसके हवाले से तो मेमोरी का डिक्लाइन जो है वो इस तरीके से आता है। अब मेमोरी डिक्लाइन में एक और चीज़ होती है, वो ये कि डिमेंशिया के पेशेंट को इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि मुझे चीज़ें भूल गई हैं, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा एक अहम साइन है। सब में नहीं, मतलब ओवरऑल एक फाइंडिंग है बड़ी अहम कि जब हम उनसे पूछते हैं याददाश्त कैसी है? कहते हैं याददाश्त तो बहुत अच्छी है। यानी उस पेशेंट को खुद ही इनसाइट नहीं है कोई चीज़ भूल गई है। जैसे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम उससे पूछते हैं कि नाश्ता क्या किया?
तो उसको याद नहीं होगा कि नाश्ता क्या किया, तो उसके जहन में नाश्ते में मेमोरी के अंदर पुरानी जो भी पिक्चर होगी उसमें से उस सवाल के जवाब को फिल कर देगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं फिल इन द गैप्स इन मेमोरी, और जिसके नतीजे में उसको खुद भी इंसाइट नहीं रहती कि मैं भूला हूं या नहीं भूला। ठीक है, तो ये तो है हमारा याददाश्त का मसला इस बीमारी में। दूसरा मसला आता है बिहेवियर का, जिसमें से कुछ बिहेवियर का ताल्लुक याददाश्त के साथ होता है। जैसे कोई चीज़ मांगी भूल गए, कुछ चीज़ रख के भूल गए, घर वालों के ऊपर शक करना शुरू हो गए, किसने उठा ली, इसने उठा ली, इसने उठा ली। ठीक है, कुछ बिहेवियर तो इस कॉन्टेक्स्ट में आएगा। लेकिन कुछ बिहेवियर के इश्यूज वो अपने हैं इस बीमारी में, कि जैसे अग्रेसिवनेस आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह एक और बड़ा बिहेवियर बड़ा कॉमन है, और वो बहुत ज़्यादा फैमिली के लिए भी डिस्टर्बिंग है, पेनफुल है, कि जैसे मैंने सेल्फ कंट्रोल की बात ही की है कि पर्सनैलिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि हम दूसरों को सोशल गैदरिंग के अंदर उसका कंट्रोल रखते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब वो सेल्फ कंट्रोल ख़राब हो जाता है, मेमोरी ब्रेन का वैसा डिजनरेट हो जाता है, तो उसके नतीजे में वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। मसलन सारी उम्र नमाजी, परहेज़ी, बिल्कुल अच्छी साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन इस एज में सेक्सुअल डिसइनहिबिशन शुरू हो गई। ठीक है, मेड को छेड़ दिया, बेटियों के हवाले से डिफ्रेंसिएशन नहीं रही, या किसी भी और। अब घर वालों के लिए कितना पेनफुल है कि एक बुज़ुर्ग हैं, एक एज पे पहुँचे हुए हैं, और अब आके क्या करना शुरू हो गया, उनको भी समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या इशू हुआ, और बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है। इस तरह पुरानी चीज़ें, एक बिहेवियर में ये इशू है, एग्रेशन का मैंने बता दिया, पुरानी चीज़ें इकट्ठी करके रखते रहना, ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर एक और फिनोमेना आता है जिसको हम सन डाउनिंग कहते हैं, जैसे सूरज गरूब होने लगता है तो उसमें बिहेवियरल इशूज, डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है। चेंज से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं ये लोग। ठीक है, कि चेंज से इसलिए कि जैसे फैमिली में मसलन 3-4 उसके बेटे हैं, तो पहले कुछ देर एक बेटे के पास, फिर एक बेटे के पास, एक बेटे के पास, तो चूंकि वो उसके लिए नई जगह है, चूंकि वो नई जगह है, तो वो चीज़ें उसके साथ रजिस्टर नहीं होंगी। अभी बताया वॉशरूम कहाँ है, सुबह याद नहीं होगा वॉशरूम कहाँ है, तो उससे बिहेवियर में डिस्टर्बेंस आना, या शाम के वक्त डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाती है। डे एंड नाइट का साइकिल ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। जैसे रात को जाग रहे हैं, दिन को सारा दिन सो रहे हैं, फैमिली को दिन को, रात को भी उनके साथ जागना पड़ रहा है, और दिन के टाइम भी ये मसला आ गया। तो ये ओवरऑल इस सारी पिक्चर को हम क्या कहते हैं, डिमेंशिया। इसकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन इसकी जो टाइप है वो है डिमेंशिया अल्जाइमर टाइप का ना, कि जिसमें दिमाग सिकुड़ना शुरू हो जाता है। फिर वेस्कुलर डिमेंशिया के छोटे-छोटे फालिज के अटैक होते हैं, जो कि अननोटिस चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता, ब्रेन आहिस्ता-आहिस्ता श्रिंक होना शुरू हो जाता है। इसी तरह और भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है उसको डिमेंशिया ऑफ अल्जाइमर टाइप कहते हैं। अब ये तो था डिमेंशिया। अब इस डिमेंशिया की हमने करना क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, फैमिली के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या ये पेशेंट फुली रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमारी आज की वीडियो का दूसरा डोमेन है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। जहाँ तक हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। नंबर 1, हमने जो मेमोरी के अंदर डिक्लाइन आया है उसको बेहतर करना है, नंबर 1। दूसरा, जो बिहेवियर के साथ इश्यूज हैं उनको हमने बेहतर करना है। उसके अंदर भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक दवाई उसके लिए क्या दी जा सकती है, और दूसरा जिसके ऊपर मेरा आज की वीडियो में ज़्यादा फोकस है वो है कि फैमिली वालों ने क्या करना है। ठीक है, तो जहाँ तक तो मेमोरी बढ़ाने की दवाई है, ठीक है, वो तो 4 किस्म की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, और अभी तक मार्केट में इतनी ही हैं जिनको FDA ने अप्रूव किया है। और उसके अंदर जो है सक्सेस रेट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने % चांस है। याद रखें कि जो डिमेंशिया की दवाई है, जो मेमोरी बढ़ाने के लिए होती है, कि जो हिस्सा सिकुड़ चुका, जो हिस्सा डिजनरेट हो गया, दवाई उसको तो रिकवर नहीं कर सकती, वो तो ठीक नहीं होगा। हाँ, जो रिजर्व पड़ा हुआ है, दवाई का ये फ़ायदा होता है कि उससे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी रिसर्च ये कहती है कि डिमेंशिया की दवाई से उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, और जो डिजनरेटिव प्रोसेस है वो चलता रहेगा, लेकिन उस दौरान जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर हो जाएगी, बिहेवियर बेहतर हो जाएगा, याददाश्त बेहतर हो जाएगी, डे टू डे सेल्फ केयर बेहतर हो जाएगी। ये तो होगी दवाइयों से मुतल्लिक। बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए भी काफ़ी सारी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इस एज ग्रुप में बड़ी कोशिश हम करते हैं कि जो ख़ास तौर पर नींद वाली दवाइयाँ हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करना है। बाकी बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए लो डोज एंटीसाइकोटिक्स उसका हम इस्तेमाल करवा लेते हैं, एंटी डिप्रेशेंट्स का इस्तेमाल करवा लेते हैं। अब जिसके ऊपर असल में मैं बात करना चाह रहा था कि बहुत सारी ऐसी मैन्यूवर्स हैं, कि ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको फैमिली ऑप्ट करके थोड़ी सी एफर्ट करके बिहेवियर को हमने कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या चीज़ें करनी होती हैं वो मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूँ। नंबर 1, कि उसमें क्या होता है कि जब ज़्यादा लोगों की गैदरिंग हो तो ये लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं।
पता नहीं चलता क्या बात हो रही है। और फैमिली वाले क्या होते हैं, एक वक्त में सारे इकट्ठे हैं और दूसरे टाइम पे बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। एक हफ्ते के लिए बिल्कुल इकट्ठे हैं और अगले हफ्ते के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। तो इसकी बजाय एक ही बंदा एक वक्त में एक केयरर मौजूद हो और उसकी गुफ्तगू सुन ले, क्योंकि ऐसे में बुजुर्ग जो हैं वो पुरानी बात करना चाहते हैं, पुरानी स्टोरी सुनाना चाहते हैं, क्योंकि वो इमोशनल मेमोरी खासतौर पर जो होती हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट टू डीके होती हैं और वो उसके ऊपर बातचीत करना चाहते हैं, वो सुनाना चाहते हैं, तो वो सुन ले। एक चीज़, हर वक्त एक ही जगह पर ज़्यादा, और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो केयरर हैं उनकी भी मुख्तलिफ शिफ्टों में वो भी जल्दी बर्नआउट नहीं होंगे, वो भी जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, तो वो उनकी भी अवेलेबिलिटी लंबे अरसे के लिए मेंटेन रहेगी। एक चीज़। दूसरी चीज़, दूसरा है डे एंड नाइट साइकिल। ठीक है, ये भी बहुत अहम है कि सूरज की रोशनी, इसको हम डायरनल वेरिएशंस कहते हैं, इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक हमारे हार्मोन की वेरिएशंस के साथ, बॉडी फंक्शन की वेरिएशन के साथ। कुछ हार्मोन ऐसे हैं जिनकी स्पाइक नाइट में आती है, कुछ हार्मोन ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी स्पाइक डे में आती है। जब डे एंड नाइट साइकिल डिस्टर्ब होता है तो इनके अंदर भी डिस्टर्बेंस आती है, तो जिसकी वजह से बिहेवियरल इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो इसको हमने मेंटेन करना है, बार बार याद करवाना है। ठीक है, जैसे नमाज का टाइम उसको बार बार रियलाइज करवाना है, अभी जोहर का टाइम हो गया, अभी असर का टाइम हो गया, ये चीज़ें। और डे टाइम पे रोशनी इन्हेंस कर दें, सनलाइट का एक्सपोजर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसी घर के एनवायरनमेंट है जिसमें सनलाइट का एक्सपोजर नहीं हो सकता तो लाइट्स तेज़ कर दें दिन के टाइम पे, और जैसे मगरिब का टाइम, सनसेट का टाइम होना शुरू हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता लाइट्स डिम करना शुरू कर दें, रात के टाइम पर लाइट थोड़ी सी और कम कर दें। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि डे एंड नाइट साइकिल, ज़्यादा रोशनी कम रोशनी, इसका एक साइकिल बरकरार रहेगा। फिर स्लीप का साइकिल को भी मेंटेन करना, उससे भी फैमिली की काफ़ी हद तक एफर्ट कम हो जाती है। कि जैसे दिन के टाइम जो है उनको अगर नींद आ भी रही है तो प्रेफरेबली उनको जगा के रखें। हमारे जहनों में आ जाता है सारी रात के जागे हुए हैं तो दिन को आराम कर लें, दिन को आराम कर लेंगे, वो तो आराम कर लेंगे, लेकिन रात के टाइम बाकी की सारी फैमिली आराम नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। फिर जो दरवाज़ा है वाशरूम वो करीब होना चाहिए, करीब। बेडरूम में बेल्ट वाली ऑप्शन हो सकती है, या घर से लेके बेड से लेके अगर एजुकेटेड बंदा है तो उसमें वॉशरूम का बड़ा सा लगाया जा सकता है कि लाइट, वो इसके हवाले से हो सकती है। एक और बिहेवियर जिसके ऊपर हम बात करते हैं, मैंने पहले बात की थी कि जैसे घर चेंज करना, तो इसको अगर मुमकिन हो सके, ज़ाहिर है फैमिली टू फैमिली जो सिचुएशंस होती हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, अगर मुमकिन हो सके तो जिस घर में वो ज़्यादा अरसा रहे हैं तो प्रेफरेबली वहाँ पर रहें, तो केयरर आ जाएँ जो वहाँ पर प्राइमरी लोग केयर कर रहे हैं, बाकी फैमिली मेम्बर बीच में गैप आ जाए, थोड़ी सी ब्रेक आ जाए, चीज़ें आ जाएँ, तो वो चीज़ें। इसी के अलावा और जो चीज़ें हो सकती हैं वो ये कि चूँकि ये जैसे मैंने कहा कि डिजनरेटिव प्रोसेस रुकना नहीं है, उसने आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आज अगर मेमोरी का डिक्लाइन इतना है तो कुछ अरसे के बाद उसने नीचे आना है, दवाई दे देंगे, कुछ पीरियड एक ब्रिज हो जाएगा, गुजर जाएगा, लेकिन मेमोरी ने फिर भी नीचे जाना है। तो उस मेमोरी डिक्लाइन को एंटिसिपेट करते हुए कुछ हमने चीज़ों को मैनेज करना है। जैसे मुख्तलिफ चीज़ों के पासवर्ड्स जहन में हो सकते हैं, ठीक है, कोड जहन में हो सकते हैं, कुछ सिग्नेचर्स हैं, फैमिली के लीगल डिस्प्यूट्स हैं, उसको इस दौरान में मैनेज करना या उसके बारे में सोचा जा सकता है, प्लान आउट किया जा सकता है। फिर अगर नई जगह पे ख़ास तौर पर गए हुए हैं तो वहाँ पर जैसे वो घर से बाहर निकलेंगे तो 1-2 रोड क्रॉस करेंगे तो उनको वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आइडेंटिटी कार्ड या रिबन बैंड जिसमें उनकी आइडेंटिटी या उसके ऊपर फ़ोन नंबर, ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि फैमिली उसको जल्दी जो है वो ट्रेस कर सके। इसी तरह बिहेवियर के अंदर जो मसाज है, आइलिंग है, इन चीज़ों का भी काफ़ी हद तक जो है वो रोल होता है और इससे भी बिहेवियर के अंदर काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो डिमेंशिया के हवाले से। डिमेंशिया होता क्या है, टाइप्स क्या हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम की नौयत क्या होती है, और बिहेवियर को बेहतर करने के लिए फैमिली क्या क्या ऑप्शन जो है ना उसके हवाले से हेल्प आउट कर सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। ज़हनी सेहत के हवाले से, मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से आगे के लिए देखते रहिए हमारा चैनल साइकियाट्री क्लिनिक। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।